वाईफाई स्टडी विद सत्येंद्र द्विवेदी के टुडे जी के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन का पहला सवाल है, हाल ही में नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया, यह किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने www.ai.gov.in नामक भारत का राष्ट्रीय एआई पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का विकास आईटी इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मिलकर किया है। यह पोर्टल भारत में एआई से संबंधित लेख, स्टार्टअप, निवेश फंड, कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों में संसाधनों के आदान प्रदान और एआई के विकास के लिए एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। तो इसका आंसर है डी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस जल क्षेत्र में एक दुर्लभ स्कॉर्पियन फिश की प्रजाति पाई गई है? ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पुलिकट झील या चिल्का झील। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं को मन्नार की खाड़ी में एक दुर्लभ मछली मिली है। इस मछली को स्कॉर्पियन फिश कहा जाता है, जो एक दुर्लभ समुद्री प्रजाति है। यह मछली चुभने वाली जहरीली डंक और रंग बदलने की क्षमता के लिए जानी जाती है। तमिलनाडु के सेतुकराई तट पर समुद्री घास की पारिस्थितिकी का सर्वेक्षण करने के दौरान इस मछली का पता चला है। यह पहली बार है जब इस विशेष प्रजाति को भारतीय जल में जीवित पाया गया। यूनेस्को के मुताबिक मन्नार की खाड़ी में लगभग 4223 समुद्री प्रजातियां पाई जाती हैं और जैव विविधता के मामले में यह भारत के सबसे संपन्न तटीय इलाकों में से एक है। इसका आंसर है ए, मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निजी क्षेत्र की कंपनी अंतरिक्ष में पहली बार सफल मानव अभियान भेजने वाली कंपनी बन गई है? ऑप्शन है ब्लू ऑरिजिन, स्पेस एक्स, ऑर्बिटल, मून एक्सप्रेस। निजी क्षेत्र की अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स ने पहली बार अंतरिक्ष में चालक दल मिशन का सफल प्रक्षेपण का रिकॉर्ड कायम किया है। यह प्रक्षेपण नासा के स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन से संबंधित है। इस मिशन के तहत नासा के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इस मिशन की सफलता के बाद नासा को रूस के सोयूज रॉकेट का विकल्प मिल जाएगा। 2011 में अमेरिका का अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम समाप्त होने के बाद से अब तक नासा को रूसी रॉकेट पर निर्भर रहना पड़ रहा था। अमेरिका ने स्पेस एक्स और अन्य कंपनियों के साथ अंतरिक्ष मिशनों के लिए स्पेस टैक्सी नामक अनुबंध किए हैं, जिसमें स्पेस एक्स का प्रक्षेपण सफल रहा। स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में एलोन मस्क द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्पेस एक्स बी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए माई लाइफ माई योगा नामक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की है। इसका आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए माई लाइफ माई योगा नामक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की है। इसका आयोजन आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता व्यक्तियों के जीवन पर पड़ने वाले योग के परिवर्तनकारी प्रभाव पर केंद्रित है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 21 जून 2020 को अपने आने वाले छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ध्यान में रखकर की गई है। यह प्रतियोगिता फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को योग के लिए प्रेरित और जागरूक करेगी। इसका आंसर सही है ए, आयुष मंत्रालय। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में
किस भारतीय खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? ऑप्शन है ईशांत शर्मा, शिखर धवन, रोहित शर्मा या विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा को प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया है। रोहित शर्मा टीम इंडिया के व्हाइट बॉल फॉर्मेट में एक शानदार रन गेनर रहे हैं। वह 4 T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं और टेस्ट ओपनर के रूप में अपने पहले मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। BCCI ने ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है। इसका आंसर सही है C, रोहित शर्मा। 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्गों के भीतर उप वर्गीकरण को अवैध घोषित किया था? ऑप्शन है बालाजी बनाम मैसूर राज, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, M नागराज बनाम भारत संघ, इनमें से कोई नहीं। किसी वर्ग से संबंधित ये व्यक्ति या व्यक्ति समूह जो उसी वर्ग में शामिल शेष व्यक्तियों से बेहतर स्थिति में हैं, उन्हें उस वर्ग का क्रीमी लेयर कहा जाता है। बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1963 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के भीतर वर्गीकरण को अवैध घोषित किया था। बाद के मंडल मामले अर्थात इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993 बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस उप वर्गीकरण को जरूरी बताया और कहा कि ऐसा नहीं करने पर पिछड़े वर्ग में शामिल संपन्न लोग आरक्षण का सारा लाभ उठा सकते हैं। न्यायालय ने घोषित किया है कि क्रीमी लेयर को बाहर निकाले बिना यदि आरक्षण दिया जाता है तो वह अवैध माना जाएगा। इसका सही आंसर है A, बालाजी बनाम मैसूर राज। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन दोहरे दंड से संरक्षण के मामले में सही है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था इंग्लैंड और अमेरिका दोनों देशों में प्रचलित नहीं है। यदि दूसरी कार्यवाही पहली कार्यवाही की ही उत्तरवर्ती कार्यवाही हो तो दोहरे दंड से सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। कूट है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(2) यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था इंग्लैंड और अमेरिका दोनों देशों में प्रचलित है। इंग्लैंड कॉमन लॉ में प्रचलित इस व्यवस्था को अमेरिका में अधिक व्यापक रूप में स्वीकार किया गया है। भारत में यदि किसी व्यक्ति पर अभियोग चलाया गया हो किंतु दंड ना दिया गया हो तो उसे उसी मामले में उन्हीं तथ्यों के आधार पर पुनः अभियुक्त बनाया जा सकता है। साथ ही यदि दूसरी कार्यवाही पहली कार्यवाही की ही उत्तरवर्ती कार्यवाही हो तो दोहरे दंड से सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। कुछ मामलों में अपराधी का एक ही कृत्य एक से अधिक प्रकार के अपराध उत्पन्न करता है। यदि ये एक ही कृत्य से एकाधिक अपराध उत्पन्न होंगे तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए पृथक दंड दिया जाना अनुच्छेद 20(2) का उल्लंघन नहीं माना जाता है। इसका आंसर सही है B, केवल 1 और 3। 8वां प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सम्मिलित प्रावधान है। प्रत्येक सरकारी व निजी कार्यालय अपने सभी रिकॉर्ड इस तरह से वर्गीकृत तथा व्यवस्थित करेंगे कि मांगे जाने पर कोई भी सूचना दी जा सके। प्रत्येक सरकारी कार्यालय में अधिनियम लागू होने के 100 दिनों के भीतर आवश्यक संख्या में जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी जो सूचना देने के लिए जिम्मेदार होंगे। यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के प्राण स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे के भीतर सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक सरकारी कार्यालय अपने सभी रिकॉर्ड इस तरह से वर्गीकृत तथा व्यवस्थित करेगा कि मांगे जाने पर कोई भी सूचना दी जा सके। प्रत्येक कार्यालय में अधिनियम लागू होने के 100 दिनों के भीतर जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो मांगे जाने पर सूचना देने के लिए जिम्मेदार होंगे। अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, अंग्रेजी या हिंदी या क्षेत्र की अन्य राजभाषा में लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के प्राण या स्वतंत्रता के संबंधित है तो 48 घंटे के भीतर, और यदि साधारण प्रकार की है तो 30 दिनों के भीतर दिया जाना आवश्यक होगा। तो इसका आंसर है डी 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यदि बिना समुचित कारण से सूचना देने से मना किया गया है तो केंद्रीय सूचना आयोग संबंधित अधिकारी पर क्या जुर्माना लगा सकता है। ऑप्शन है 250 रुपये प्रतिदिन, 500 रुपये प्रतिदिन, 50 रुपये प्रति घंटा, 6 माह का कारावास। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 से 14 तक में केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित सभी उपबंध दिए गए हैं, जिनमें आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और आयोग के अधिकारों आदि का वर्णन है। इसी प्रकार धारा 15 से 17 तक में राज्य सूचना आयोग से जुड़े उपबंध दिए गए हैं। यदि बिना समुचित कारण के सूचना देने से मना किया गया है तो केंद्रीय सूचना आयोग संबंधित अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगा सकता है। तो इसका आंसर हुआ 250 रुपये प्रतिदिन। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसे कौन कौन से युक्त निबंधन के आधार हैं जिन्हें प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, अपराध उद्दीपन, भारत की संप्रभुता और अखंडता। कूट हैं केवल 1 और 2, केवल 1, 2, 3, केवल 2, 3 और 4 या डी उपरोक्त सभी। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था तथा अपराध उद्दीपन जैसे युक्त निबंधन मूल संविधान में शामिल नहीं थे। इन्हें प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा अनुच्छेद 19(2) में जोड़ा गया था। इन्हें संविधान में जोड़ने के उद्देश्यों में शामिल हैं, कोई व्यक्ति किसी देश के संबंध में ऐसी झूठी अफवाहें न फैला सके, कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग समाज में अव्यवस्था फैलाने के लिए न करे, तथा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए प्रेरित न कर सके। भारत की संप्रभुता और अखंडता का आधार भी मूल संविधान में शामिल नहीं था। इसे संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसका आंसर है बी, केवल 1, 2 और 3। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर अभी आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें।